बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है एफएससी पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए जिनका आज बायोलॉजी का फाइनल पेपर था। तो मैं आज इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूं इस फाइनल पेपर का मॉर्निंग ग्रुप का भी पेपर और इवनिंग ग्रुप का भी पेपर, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इसकी मैं पूरी आपको एनालिसिस आपको बताऊंगा, इसका सारे के सारे आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और स्पेशली जो ग्रुप 1 का पेपर था, क्योंकि वो थोड़ा सा हटके आया है, थोड़ा सा वो स्कीम से भी हटके आया है और उसके क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे और काफी कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा उसमें शामिल की गई। और बच्चों के लिए तो जारी बात है बहुत मुश्किल था, इवन टीचर्स के लिए भी वो डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। तो सारा दिन ये डिस्कशन चलती रही है। तो फाइनली जो भी हमारे सामने अब इसका एक रिजल्ट आया है, वो उस डिस्कशन का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्या आप लोगों को ग्रेस मार्किंग आपकी होगी, क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? जो आप लोगों के क्वेश्चंस, आपके आंसर्स जो थे वो स्पेशली आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं थे, तो उनका क्या होगा? तो ये सारी डिस्कशन ही इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करूंगा। तो इस लिटिल एंड आप लोगों ने मेरे साथ अटैच रहना है ताकि आप लोगों को आपके आंसर्स भी पता चल जाएं और आप लोगों को एक फाइनल जो एक सिचुएशन है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि इसका क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जी, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि वो क्या करें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। इंशाल्लाह लास्ट वीक में आपको दोबारा से बताऊंगा, +923466139239। तो एमडी कैट की प्रेपरेशन हम लोग इंशाल्लाह जी कुछ दिनों में ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग काफी ज्यादा मटेरियल हासिल कर सकते हैं, काफी आपको हेल्प मिल सकती है। तो हम चलते हैं जी जरा इस डिस्कशन की तरफ आज के पेपर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो चलते हैं जी जरा डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की तरफ लिए चलता हूं। सबसे पहले मैं मॉर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसके अंदर जो आंसर्स हैं वो भी सुनते जाएं और डिस्कशन के अंदर आप लोगों के कुछ पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन्स हैं वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सिंथेसिस फंक्शंस ऑफ लीवर। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के माइंड में क्या होनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीजें क्या मेंशन है या नहीं है और कहां पर हैं और कैसे हैं। ये आपको मालूम है कि जो लीवर का एक पूरे का पूरा चार्ट आपका टेबल बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, उसके फंक्शंस के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स हैं फंक्शंस की, सिंथेसिस है, स्टोरेज है, इसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस है। ये सारी चीजों को अगर आप माइंड में रखेंगे तो सिंथेसिस का जो फंक्शन बताया गया है लीवर का, उसमें एक तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं उनका जिक्र किया गया है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसी तरह से उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे फेब्रिनोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन लिखा हुआ है, उनका भी आपको पता है कि इसकी सिंथेसिस के साथ ताल्लुक है। कोलेस्ट्रॉल इसकी सिंथेसिस में शामिल है, बाइल इसकी अपनी सिक्रीशन है। इसका मतलब इन चीजों के अलावा अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो सिंथेसिस में नहीं मेंशन होगा। वो बाकी फंक्शंस जो हैं, जैसे कोई स्टोरेज का फंक्शन है उसमें कि ग्लाइकोजन को ये स्टोर करता है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई इसमें जो है वो यूं कह लें कि ये आंसर ये नहीं हो सकता था ये, क्योंकि कुछ मैंने कीज देखी तो उसमें यूरिया फॉर्मेशन कुछ ने पिक किया हुआ था, तो वो जारी बात है जी गलत आंसर पिक किया हुआ था और इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि कोई कंफ्यूजन हो। तो इसमें फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और यूरिया फॉर्मेशन तीनों जो हैं वो लीवर की सिंथेसिस में शामिल है, बट ग्लाइकोजन को ये सिंथेसाइज नहीं करता, ये उसको स्टोर करता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, जो टेल है इस प्रेजेंट डे इन या प्रेजेंट डे सेल्स। अब देखें आपकी बुक ने जो फ्लैजेला है उसका बताया हुआ है, टेल का तो नहीं ऐसा सच बताया हुआ है, लेकिन कि अगर इन केस आप टेल को भी बात करेंगे और फ्लैजेला की बात करेंगे तो दोनों का ताल्लुक लोकोमोशन के साथ है। और इसमें से अगर हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट और एनारोबिक बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया, तो तो इन चारों में से अगर आप एरोबिक बैक्टीरिया, तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो फ्लैजेला स्पाइरोकीट के साथ बिलोंग करते हैं। तो डेट्स वाई स्पाइरोकीट ही इसका आंसर था। आप लोगों को इसमें भी अगेन कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरियम से डेवलप हुए थे और क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसी हद तक साइनोबैक्टीरिया से डेवलप हुए थे। तो इसका मतलब फिर अगर आप टेल को इन चार ऑप्शंस में से किसी के साथ रिलेट करेंगे तो वो स्पाइरोकीट के साथ करेंगे। नंबर 3 था, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर सिमिलर। अब ये दोनों किस तरह से सिमिलर हैं? पहली बात तो दोनों एग्रोकेमिकल्स हैं, यानी कि आपने ये चैप्टर 27 में पढ़ा होता है। तो एग्रोकेमिकल्स के अंडर फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सारे आते हैं।
तो इसका मतलब अल्फा तो दोनों के बारे में सिमिलर बात थी। अब बी जो लिखा हुआ इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो फर्टिलाइजर्स तो कर सकते हैं लेकिन इंसेक्टिसाइड्स का कोई फर्टिलिटी से ताल्लुक नहीं होता, वो इंसेक्ट्स को किल करेंगे, तो दैट्स वाई ये केमिकल कंट्रोल के अंडर आएगा। बट इसमें फर्टिलिटी के इंक्रीज होने का सॉइल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, सी जो लिखा हुआ है इंक्रीज सॉइल पोल्यूशन, तो इंसेक्टिसाइड से भी सॉइल पोल्यूशन होती है और फर्टिलाइजर से भी सॉइल पोल्यूशन होती है। तो ये माइंड में रख लें, फर्टिलाइजर्स भी सॉइल पोल्यूशन का बायस बनते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। अब ये कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं जो बुक में क्लियरली नहीं लिखी हुई, तो इस तरह से आप लोगों को हमेशा ये माइंड में रखना है कि जो कुछ बुक में है, एक तो वो आपको याद करना होता है, दूसरा उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना होता है। स्पेशली अगर पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को आप गाइड करना चाहें तो ये जरूर गाइड कीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स या कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं जो अलाइड नॉलेज होता है, जो अंडरस्टैंडिंग की बातें होती हैं, तो वो भी आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि उसका 100% एक से जी तक बुक में मेंशन हो या लिखा हो। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो अगेन अगेन इसमें नेगेशन टेक्निक यूज हो सकती थी। यानी वो क्या होता है कि आप 3 ऐसी ऑप्शंस देखें जो आंसर नहीं हो सकती, तो जो बाकी 4th ऑप्शन रह गई वो आंसर होगा। तो आपसे पूछा गया नॉट ट्रू, इसका मतलब आपने गलत को ढूंढने से पहले सही को ढूंढना है। तो 3 चीजें अगर आपको सही मिल जाती हैं तो चौथी बार डेफिनेटली गलत होगी। अल्फा लिखा हुआ है नजीरिया मे काज आई इन्फेक्शन, और जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज अगर इन केस न्यू बॉर्न बेबी को अगर ट्रांसफर होती हैं मदर से, तो वो ड्यूरिंग बर्थ आइस को जरूर इन्फेक्ट करती हैं। यानी कि जिन जिन डिजीजेज का आपकी बुक के अंदर मेंशन है, साइफिलिस है, नजीरिया है, इसी तरह से आप लोगों ने गोनोरिया गोनोरिया पढ़ा होता है, और फिर आप लोगों को जो हर्पस जेनिटल हर्पस है, इन तीनों केसेस के अंदर आइस की इन्फेक्शन का मस्ट बताया गया। तो अल्फा तो इसका आंसर नहीं हो सकता था। साइफिलिस इज काज्ड बाय स्पाइरोकेट, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। ट्रेपोनीमा पैलिडम इज अ स्पाइरोकेट जो कि साइफिलिस काज करता है, ये भी सही था। ट्रेपोनीमा पैलिडम अभी मैंने बताया कि कैन डैमेज द जॉइंट्स, तो साइफिलिस डिजीज के अंदर जो साइंस होते हैं उसमें जॉइंट्स का भी जिक्र है, बोन्स का भी जिक्र है। तो इसका मतलब ये तीनों बातें अगर इनके सही हो गई तो फिर जो रह गया वो आंसर था। सो एपिकोटाइल ग्रोथ इज डैमेज बाय द रेड लाइट, ये गलत बात है क्योंकि रेड लाइट एपिकोटाइल की ग्रोथ को डैमेज नहीं करती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, वो रिटार्ड करती हैं। इवन ब्लू लाइट जो होती है वो इलोंगेशन को आपने पढ़ा होता है, रिटार्ड करती है, लेकिन रेड लाइट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 5, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूट्रोफिकेशन। अब अगेन वही बात कि आप 3 बातें सही ढूंढें, चौथी बात गलत होगी। पहली बात, राइज इन फास्फोरस, यू नो कि यूट्रोफिकेशन इज द एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के अंदर स्पेशली फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स ये ज्यादा हो जाते हैं, एलजी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, तो फिर अल्फा तो सही बात है। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्रोथ ज्यादा होती है एलजी की, वो क्या करती है, सनलाइट को रोकती है, प्लांट्स की डेथ होती है, उससे डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और फिर उसकी वजह से एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही बात थी, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन सही है तो फिर चार्ली डेफिनेटली गलत है कि राइज इन ऑक्सीजन, यानी कि या तो डिप्लीशन गलत है या राइज गलत है। तो राइज होना ऑक्सीजन का लेवल, ये गलत बात लिखी हुई है। बाकी सही बात है, तो डेल्टा भी सही होगा, डेथ ऑफ स्मॉल फिशेस, यस, इससे एनिमल्स की भी डेथ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में आया, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस हुई और इवन अभी भी हो रही है। तो इसका क्या होगा जी, इसका मैं आपको पहली बात तो आंसर जरा क्लियर करता हूं। देखें, इसमें अब आप लोगों को अगर कहा जाए कि ये सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, इसका आंसर ढूंढना मुश्किल है, पहली बात तो बुक में बकायदा डायग्राम चैप्टर नंबर 23 में एक्स क्रोमोसोम की मौजूद है और उसमें इन सारी डिजीजेस के नाम लिखे हुए। मैं आपके साथ वो डायग्राम भी जरा शेयर करता हूं। ये जरा पहले वो डायग्राम देख लें, फिर उसके बाद फर्दर बात करते हैं। ये देखें जी, ये है हमारे पास, इवन चलें पहले बात तो मैं डायग्राम जरा ढूंढ लूं। ये है जी, ये डायग्राम अब आपके सामने आ गई। ये है चैप्टर नंबर 23 में एक्स क्रोमोसोम की डायग्राम। अब देखें इसमें जो जो डिजीजेस के नाम है वो सारे ऑप्शंस में मौजूद थे। इक्थियोसिस, एक्स लिंक्ड, इसी तरह से हाइपोफॉस्फेटिमा, ऑकुलर एल्बिनिज्म, इस तरह से डंकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रेटिनस पिगमेंटोसा, और उसके नीचे आ जाएंगे तो लेशनायन सिंड्रोम, इस तरह से हीमोफीलिया बी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया ए, कलर ब्लाइंडनेस, सेवियर सेवरल फॉर्म्स, और इसके बाद फिर स्पास्टिक पैराप्लीजिया, एक्स लिंक्ड। यानी कि ये सारी एक्स लिंक डिजीजेस हैं। पहली बात तो हमें मिस मैच को अगर ढूंढना था तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इनमें से हमें उसको ढूंढना है जो एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, ये सारी की सारी ही एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। अब चलते हैं जरा ऑप्शंस में, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमें क्या बता रही हैं, यानी इन अदर वर्ड्स यूं कह लें कि जो हमें मिसमैच के अंदर ढूंढना था वो एक्चुअली कैसे मिलेगा। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। मैं इसमें कहूंगा कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, बिकॉज
इसमें जो अगर सोचने के हवाले से या समझने के हवाले से बात की जाए तो इतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देना कि बच्चों की इतनी सोच ना हो या उस लेवल का ना हो, तो उसमें फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एडवांटेज तो मिलना चाहिए। इसकी ग्रेस मार्किंग शायद हो जाए, लेकिन ये अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि इसकी ग्रेस मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, बाकायदा तौर पर जो हेड्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, यानी उनके आगे ऊपर जो हेड्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, मिलकर उनकी टीम डिसाइड करती है कि जी इस क्वेश्चन का आंसर अगर इन केस क्लियर नहीं है, या ऑप्शन में मौजूद नहीं है, या स्टेटमेंट गलत है, या ऑप्शंस गलत हैं, तो चले हम क्या करते हैं जी, स्टूडेंट्स को +1 यानी ग्रेस मार्किंग कर देते हैं। लेकिन ये डिसाइड होता है बाद में, जब एग्जामिनर मार्किंग शुरू करेंगे, यानी कि जब बाकायदा तौर पर इसकी मार्किंग शुरू होगी, उस वक्त ये सारा कुछ डिसाइड किया जाएगा कि किसका आंसर सही है, कौन से वाला, और उसकी फिर की बनेगी बाकायदा तौर पर। पहले तो वैसे बनी होती है, लेकिन उसको दोबारा से डिस्कस किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो ये तो बहुत अर्ली है जी कहना कि इसका ग्रेस मार्किंग होगी, लेकिन ये है कि आप लोगों को इसका जो करीब तरीन आंसर है, जो डेफिनेटली 100% तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यही वाला सही होगा। देखें, इसमें इक्तियोसिस, ओकुलर एल्बिनिज्म, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये डेफिनेटली रिसेसिव डिसऑर्डर्स हो गए। हाइपोफॉस्फेटीमिया, हीमोफीलिया ए रिसेसिव डिसऑर्डर हो गए। ये हाइपोफॉस्फेटीमिया जो है वो बल्कि यूं कह लें कि एक तरह से डोमिनेंट है, और हीमोफीलिया ए रिसेसिव है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रेटिनस पिगमेंटोसा, इसमें भी एक जो है वो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। और ये जो है ये लिश्नायहन सिंड्रोम, हीमोफीलिया बी, तो ये दोनों भी अगेन इन केस अगर आप देखेंगे तो दोनों रिसेसिव हैं। तो इसमें अगर इन केस अगर आप बी ऑप्शन पे जाते हैं, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया एक डोमिनेंट है और हीमोफीलिया ए जो है वो रिसेसिव है। लेकिन बाकी जो तीन हमारे पास आ रहे हैं, इसमें किसी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव हैं। तो डेट्स वाई इसका आंसर अगर इन केस बनता है तो किसी हद तक बीटा, लेकिन इसका आंसर डेल्टा भी हो सकता है। डेफिनेटली वही बात हो गई कि इसके अंदर हम लोगों को अगेन एक राइट ऑप्शन पर पहुंचना स्टिल मुश्किल है, और बच्चों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसकी ग्रेस मार्किंग हो सकती है, लेकिन डोमिनेंस रिसेसिव को माइंड में रखते हुए अगर हम बात करेंगे, तो फिर इस हद तक ये हम पहुंच सकते हैं जी, इसका आंसर जो है शायद बीटा ऑप्शन आंसर हो, लेकिन डेल्टा ऑप्शन के भी चांसेस काफी ज्यादा इसमें मौजूद हैं। नंबर 7, विच वन इज द रॉन्ग पेयर अमंग द फॉलोइंग? तो सिकल सेल इनीमिया और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये दोनों जारी बात है एक दूसरे के साथ डेफिनेटली बिलोंग करते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पेनिसिलियम और वन क्रोमोसोम, अब ये देखें, ये क्वेश्चन भी अगेन थोड़ा सा एम्बिगुअस इस वजह से था क्योंकि ये जो डेल्टा ऑप्शन पे यूजीए और ट्रिप्टोफैन लिखा हुआ है, इसका भी जिक्र बुक में नहीं है। यानी बुक के अंदर आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के जो कोडॉन्स बताए गए हैं, उसके अंदर आप लोगों को आर्जिनिन के लिए जो एजीए यूज होता है, उसको कहा गया जी वो स्टॉप कोडॉन है, और उसका जिक्र है आर्जिनिन का, लेकिन ट्रिप्टोफेन का माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करके कोई जिक्र नहीं है। और ट्रिप्टोफेन का जो कोड हमारे पास बुक में मौजूद है वो है यूजीजी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर ये दिया होगा यूजीए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूजीए है दैट इज द कोडॉन ऑफ ट्रिप्टोफेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सही था। अब गलत क्या था, बीटा ऑप्शन इसलिए गलत था क्योंकि पेनिसिलियम के अंदर बुक में लिखा हुआ है ए क्रोमोसोम का पेयर होता है, जबकि यहां पर जस्ट लिखा हुआ है वन क्रोमोसोम। तो अगर आप वन क्रोमोसोम की बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर ये गलत है, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स होते हैं पेनिसिलियम के पास। हाँ, एक पेयर होता है, अगर यहां लिखा होता वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो फिर ये भी सही पेयर होता, लेकिन क्योंकि वन क्रोमोसोम लिखा हुआ है, टू क्रोमोसोम्स नहीं लिखा हुआ, तो डेट्स वाई ये गलत बन गया, बीटा ऑप्शन गलत हो गया। और फिर जो डेल्टा था वो सही है, यूजीए ट्रिप्टोफेन का कोड है, और जो 7 मिथाइल जीटीपी है उसका ताल्लुक डेफिनेटली किसके साथ है, मैसेंजर आरएनए के साथ है, और उसकी कैप है क्योंकि 5 एंड पर अटैच होती है, तो इसलिए ये भी सही था। तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, पेनिसिलियम वन क्रोमोसोम। नंबर 8 पर चलते हैं। assuming a man exhibits the phenotype of an X-linked recessive allele, which of the following is true about him if he marries a woman whose father is normal? ये आपको पूरा क्रॉस करके जो है वो करना था इसका आंसर। तो मैं इसका जरा पहले आपको क्रॉस बनाकर दिखाता हूं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको पहले क्रॉस बनाना है और उसके बाद फिर उसका आंसर ढूंढना है। ओके जी, ये अब मैं आपको क्रॉस दिखा रहा हूँ, जो कि अभी मैं आपको बोल रहा था कि क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। आप देखें, आप लोगों को जो डाटा दिया गया था उसमें बताया गया कि जो मेल है उसके पास रिसेसिव एलील मौजूद है। डेफिनेटली वो कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वो एक कलर ब्लाइंड पर्सन है, और उसकी जो शादी है जी जो जिस फीमेल के साथ हुई है वो नॉर्मल थी और उसका फादर भी नॉर्मल था। तो इसका मतलब वो 100% नॉर्मल है, वो कैरियर नहीं है। तो अगर इन केस उसके पास दोनों डोमिनेंट एलील हैं और मेल के पास एक रिसेसिव एलील मौजूद है जो कि हेमिजाइगस कंडीशन में है, तो फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर देखें कंडीशन क्या आ रही है। पहली बात तो उसकी जो दोनों बेटियां हैं वो दोनों की दोनों क्या हैं, कैरियर्स हैं, यानी ऑल द डॉटर्स आर कैरियर्स।
अब उसमें से अगर इन केस हम कहेंगे तो क्या कोई बेटी आगे जाके फर्दर जो है वो रिसेसिव अलील देकर किसी को आगे जो है वो डिजीज पर्सन बना सकती है? यस, बना सकती है। लेकिन अगर इन केस आप बेटों की बात करेंगे तो बेटों के पास क्योंकि दोनों के दोनों बेटे नॉर्मल हैं, डोमिनेंट अलील्स हैं, रिसेसिव अलील नहीं है, तो डेट्स वाई वो आगे किसी को भी डिजीज पर्सन में चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जरा ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं दोबारा से, कि जो हमारे पास ऑप्शंस थी इस केस में तो वो क्या थी, जरा देखें। ऑप्शन सी की ऑल ऑफ हिज डॉटर्स विल बी कैरियर, तो अभी मैंने आपको जैसे बता दिया कि उसकी सारी बेटियां कैरियर हैं, तो यही इसका आंसर बनता है। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है 50% ऑफ हिज डॉटर्स माइट पास द रिसेसिव अलील्स टू सन। अब 50% नहीं, 100% डॉटर्स कैन पास द रिसेसिव एलील टू सन, तो इसलिए 50% वाली बात गलत है। ऑल ऑफ हिज सन्स एग्जिबिट द ट्रेट, नो, सारे सन उसके नॉर्मल हैं, कोई सन जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील ना होने की वजह से कोई भी डिजीज पर्सन में शामिल नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन पे लिखा हुआ है 50% ऑफ हिज सन माइट पास द रिसेसिव अलील, और मैंने आपको अभी दिखा दिया क्रॉस में कि उसका कोई भी बेटा रिसेसिव अलील नहीं रखता और ना ही आगे क्रॉस ये ट्रांसफर कर सकता है, तो इसलिए अल्फा ही इसका जस्ट आंसर है। ऑल ऑफ हिज डॉटर्स विल बी कैरियर्स। नंबर 9 पर चलते हैं। अबाउट डैश परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एज बाई प्रोडक्ट, तो ये बुक की लाइन है बाकायदा तौर पर। ये एनर्जी फ्लो का वाला जो पैराग्राफ है चैप्टर 25 में, तो उसमें 80 to 90% कि ये जो है वो लॉस हो जाती है, और 10% जो होती है वो आगे ट्रांसफर होती है। यानी इन अदर वर्ड्स जो 90% है वो एक तो यूज हो जाती है, ये जो रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है ये लॉस नहीं, एक्चुअली यूज हो जाएगी, और उसके बाद जो 10% होगी वो आगे ट्रांसफर होगी। तो डेल्टा इज द आंसर 80 to 90। नंबर 10 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, देखें फिर वही बात कि लंबी लंबी सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके साथ थोड़ा सा जो है वो मैं यूं कहूंगा कि ज्यादा अच्छा नहीं किया गया कि हर क्वेश्चन में लंबी लंबी स्टेटमेंट्स। तो एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तीन सही ढूंढ लें, रॉन्ग खुद ब खुद मिल जाएगी। पहले पे लिखा हुआ है एड्रेनालिन रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम लीवर। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो मैंने जो 2023 के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए थे उनमें से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी काफी से मुराद क्या है कि जी 3-4 आ गए। तो 17 एमसीक्यूज में से अगर 3-4 पुराने आ जाते हैं तो इसका मतलब काफी आपकी हेल्प हो सकती थी अगर आपने वो वीडियोस देखी हो। तो एनीवेज, अब पार्ट 1 के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जरूर कहिएगा कि मेरे साथ इन टच रहें, तो क्योंकि मैं मटेरियल शेयर करूंगा पार्ट 1 का, तो फिर उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर जो लिखा हुआ है एड्रेनल रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोजन को वो ब्रेक करता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है, और यही काम नॉर एड्रेनालिन भी करता है, तो इसका मतलब बी भी सही था। सी पे लिखा हुआ है सिंपैथेटिक सिस्टम, और इससे जारी बात है सिंपैथेटिक सिस्टम में हेल्प मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो फिर डेल्टा गलत है। जो प्यूपल है वो डायलेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम में, जबकि यहाँ लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन आंसर था, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्यूपल डायलेट्स बाय पैरासिम्पैथेटिक, प्यूपल डायलेट्स बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। 11 पे चलते हैं। सो एट रेस्ट द बाइंडिंग साइड ऑन ईच एक्शन चेन आर कवर्ड ओवर बाय, ये एक्टिन चेन है बेसिकली। सो एक्टिन चेन, ये स्पेलिंग्स थोड़े से देखें जी गलत हैं, तो ये भी थोड़ा सा बोर्ड वालों को चाहिए देखना चाहिए कि जी प्रूफ रीड सही करें। तो इसमें एक्शन चेन लिखा हुआ है, एक्टिन चेन कहना चाहिए था। आर कवर्ड बाय, तो ट्रोपोमायोसिन उसको कवर करता है, कि उसकी बाइंडिंग साइड को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम आता है, ट्रोपोनिन को मूव करता है, ट्रोपोमायोसिन रिमूव होती है, तो फिर वो जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कवर हुई होती हैं वो एक्सपोज होती हैं, और वहां जाकर फिर जो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं वो अटैच होते हैं और उससे क्रॉस ब्रिज बनता है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया था जी कवर किसने किया हुआ था, तो कवर किया हुआ था ट्रोपोमायोसिन ने। नंबर 12, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, बुक की लाइन उठाकर दी है, आसान था, मुश्किल नहीं था। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका काम, ये इसका काम ये होता है, और पॉन्स का काम होता है जो ब्रीदिंग रेट होता है उसको कंट्रोल करना, तो इसलिए इसका आंसर था मेड्यूला, पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। 13, 44 ऑटोसोम, ये देखें बड़ा आपको कंफ्यूज करके लालच दी गई कि आप लोगों को लगे कि शायद कोई एबनॉर्मल कंडीशन पूछी जा रही है, जबकि आपको नॉर्मल कंडीशन बताई गई थी। देखें 44 ऑटोसोम्स वो तो होते ही हैं, और लास्ट 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो लास्ट दोनों वाले जो होते हैं वो एक्स होते हैं, और मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अगर 44 ऑटोसोम्स हैं और उसके साथ 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो फिर ये फीमेल है, और कौन सी वाली फीमेल है जी, नॉर्मल फीमेल है। इसका मतलब ये डिजीज नहीं बताई गई थी, तो किसी ने आंसर डाउन सिंड्रोम शायद ये दिया हो, किसी ने टर्नर, किसी ने जैकब,
तो बेसिकली वो तो एक क्रोमोसोम ज्यादा होने से, कम होने से डिजीज होती हैं, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 बन रहा है, पूरा नॉर्मल नंबर बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, नॉर्मल फीमेल। 14, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर इन जीन थेरेपी? इसका आंसर था बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये जो अल्फा पे लिखा हुआ है नॉट एबल टू एंटर द सेल्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसी से तो जीन एंटर करते हैं रेट्रोवायरसेस के थ्रू, हम लोग जो है वो आपको मालूम है, ये जो SCID डिजीज है उसमें भी रेट्रोवायरस यूज होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया उसमें भी ये यूज होता है। सो बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इट इनकॉर्पोरेट्स फॉरेन जीन इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, ये तो बिल्कुल सही बात है। और सी भी सही है, क्योंकि इट एलिमिनेट्स द अननेसेसरी स्टेप्स, तो इससे बहुत सारे जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और डायरेक्टली जीन जो है इसकी मदद से हम लोग बोन मैरो में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर था हमारे पास डेल्टा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। 15, इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट। तो अल्फा पे लिखा हुआ है फर्स्ट अमाइनो एसिड इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेथियोनिन, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी, तो देखें, AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन, और AUG किसका कोड है? मेथियोनिन का। तो इसका मतलब कोई सी भी प्रोटीन होगी या कोई सा भी पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर होगा, तो हमेशा उसमें पहला अमाइनो एसिड कौन से वाला होगा? मेथियोनिन होगा। तो क्योंकि ये AU जीन मेथियोनिन को आपको पता ही डिटरमाइन करता है। बाकी अगर अल्फा पे हमें आंसर मिल गया है और जो ट्रू स्टेटमेंट हमें ढूंढनी थी वो मिल गई है, तो फिर BCD तीनों की तीनों बातें गलत हैं। जैसे लिखा हुआ है, एट 6 पोजीशन ऑफ एन टर्मिनल ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज वेलिन, ये कब होता है? जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात थी, तो इसका मतलब नॉर्मली तो ग्लूटामीन होता है, या ग्लूटामिक एसिड आप उसको कह सकते थे। AGA जो है वो कोड किस सारी आर्जिनिन का माइटोकॉन्ड्रिया में, यस माइटोकॉन्ड्रिया के, स्पेसिफाइज द आर्जिनिन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम AGA की बात करेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि AGA जो है वो आपको मालूम है कि एक स्टॉप कोडॉन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये आर्जिनिन को नहीं करता। नॉर्मली आर्जिनिन को करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्टॉप कोडॉन है, तो ये भी गलत था। सो डी पे लिखा हुआ है हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। कि DNA रैप करता ही हिस्टोन के इर्द गिर्द इसलिए है क्योंकि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। 16 पर चलते हैं, सेकंड लास्ट, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या थी? एजिंग इज काज्ड बाय नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज, ट्रू स्टेटमेंट थी। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एपिकल बड इज काज्ड ड्यू टू द ऑक्सिन, ये भी बिल्कुल सही बात थी। जब हम टिप्स को रिमूव करते हैं और उससे फिर ये एपिकल डोमिनेंस खत्म होती है, उसको कंपेंसेटरी इफेक्ट कहते हैं, और जो ऑक्सिन इनहिबिट कर रहा होता है लेटरल बर्ड्स को, उसको हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। सी लिखा हुआ है, हायर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये आप लोगों को मालूम है, अगेन आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि बुक ने आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के हवाले से ही बात बताई हुई है कि ये नॉर्मली ग्रोथ को प्रमोट करते हैं दोनों, लेकिन बहुत हाई कंसंट्रेशन में ये जाकर इनहिबिट करते हैं। अब यहां पर बहुत हाई कंसंट्रेशन की बात तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं डेल्टा स्टेटमेंट या डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, और अगर वहां पर भी सही होगा तो फिर ये गलत है। तो डेल्टा पे लिखा हुआ है, रेड लाइट फेवर्स डिवीजन ऑफ सेल्स इन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है, रेड लाइट फेवर करता है सेल्स की डिवीजन को। तो अगर ये सही बात है तो फिर चार्ली गलत है, क्योंकि हायर सप्लाई से ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ, अगर उससे भी बहुत ज्यादा हो जाए, यानी इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बहुत हाई अमाउंट कहेंगे, तो फिर उस वक्त ये ग्रोथ इनहिबिट होगी, लेकिन हायर सप्लाई से ये ग्रोथ बेहतर होगी। तो ये था हमारे पास 16 और लास्ट क्वेश्चन था, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि आपको मालूम है ब्रांचेस वाली बात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स के साथ है, किसी और मसल में ब्रांचेस नहीं होती। सो इंटरकलेटेड डिस्क, ब्रांचेस, ये सारी बातें, और इररेगुलर स्ट्राइएशन, इसका ताल्लुक कार्डियक मसल से होता है। बाकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कहना, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कार्डियक मसल्स को भी उसने मैनी न्यूक्लियाई पर सेल लिखा हुआ है, स्केलेटल मसल्स को भी मैनी न्यूक्लियाई पर सेल लिखा हुआ है। ये अलग बहस है कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनके एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन एनीवेज ये बुक के अकॉर्डिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड हम दोनों को कंसिडर करेंगे, स्ट्राइटेड दोनों को कंसिडर करेंगे, और वॉलेंट्री दोनों को नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो के स्केलेटल मसल्स होते हैं, बिकॉज ये वॉलेंट्री होते हैं। और आपको क्योंकि स्टेटमेंट में कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, तो कार्डियक मसल्स ब्रांचेस होते हैं, उनके अंदर ब्रांच होते हैं, तो इसका आंसर था चार्ली। ये मैंने अब आपके सारी मॉर्निंग ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव था शेयर किया, सारे आपको आंसर्स बताए। उम्मीद है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से जल्द चलते हैं, तो इसका जो ये वाला पोर्शन था सब्जेक्टिव, इसमें सारी बातें तो मैं अब आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अब काफी लंबी वीडियो हो सकती है, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बाकी पेपर तो तकरीबन स्कीम के अकॉर्डिंग था, यानी कि जो क्वेश्चंस थे वो भी कोई इतने मुश्किल नहीं थे, आसान आसान से ही क्वेश्चंस थे कि अकाउंट 1A ईच
मेन एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर लो एंड हाई टेम्परेचर, आसान है, हमें पता है क्या लिखना है। वाई डज फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ओनली अ ग्लोमेरुलर पार्ट, क्योंकि वहीं पर आपको पता है कि जी जो ग्लोमेरुलस का एरिया है, यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं उसमें पोर्स होते हैं एटसेट्रा। सो मेंशन टू मेटाबॉलिक अल्टर्ड स्टेट्स दैट जनरली 70% काज, ये हाइपर ऑक्सीलूरिया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एटसेट्रा। तो इसी तरह से व्हाट आर अंगुली ग्रेड्स, यानी कि सिंपल सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस वजह से इन सारे क्वेश्चंस को तो नहीं अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन था उस पे लिए चलता हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को मालूम है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, बल्कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास। अच्छा, ये तो ग्रुप 2 का पेपर है, मैं ग्रुप 1 का पेपर पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा था जी, सॉरी। मैं जरा जल्दी से ना इस ग्रुप 1 के पेपर में आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एक छोटी सी बात जरा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बच्चों ने सबसे पहले इसी बारे में पूछा था, जो स्पेशली ग्रुप 2 के बच्चे थे, जब उनको पता चला कि ग्रुप 1 के अंदर जो पेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर नहीं आया। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें देखें पहला जो पार्ट था, इन व्हाट वे द फीडबैक मैकेनिज्म टेक्स प्लेस टू रेगुलेट द हार्मोनल प्रोडक्शन, ये 17 चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। आप लोगों को फीडबैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और जो दूसरा पार्ट था वो 17 के साथ पेयर था जी 24 का, और क्वेश्चन आ गया 27 से, डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट काजेस एंड इम्पैक्ट्स। और ये सिर्फ इसी ग्रुप में हुआ है, बाकी किसी बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं हुआ। और इवन ग्रुप 2 का पेपर भी अभी मैं आपको जल्दी से दिखा दूंगा, उसमें भी इवन पेयरिंग के अकॉर्डिंग ही, स्कीम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया है। 17 का पेयर 24 के साथ था, तो 24 में से ही लॉन्ग आया है। लेकिन ये सिर्फ ग्रुप 1 ऑफ गुजरांवाला बोर्ड, इसके अंदर आप लोगों को 17 जो चैप्टर था उसका पेयर 27 के साथ बनाकर दे दिया गया है। लेकिन मैं एक बात आपको जरा क्लियर कर दूं कि ये जो स्कीम होती है, पेयरिंग स्कीम होती है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, ये टीचर्स के लिए होती है। टीचर्स ने इसके अकॉर्डिंग पेपर बनाना होता है, और अगर इन केस आपके साथ वो शेयर किया जाता है या पेयरिंग स्कीम शेयर की जाती है, तो ये बोर्ड की तरफ से परमिशन पहली बात तो नहीं होती। दूसरी बात ये है कि अगर इन केस आप लोग इसको क्लेम करेंगे, तो आपके पास पेयरिंग स्कीम काम से आई, क्योंकि आपको तो ये इजाजत ही नहीं है पेयरिंग स्कीम को देखने की एटसेट्रा। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि जी अगर इन केस आप इस चीज को क्लेम करते हैं, मैं जरा दोबारा से जी आपके साथ पेपर शेयर कर दूं। सो अगर आप जी इस चीज को क्लेम करते हैं कि हमें जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया, तो ये बात आपकी किसी हद तक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये अब अगेन वही बात कि जो पेपर सेटर्स होते हैं, उन्होंने पेपर जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया या नहीं बनाया, ये उनका हेडेक है। और उन्होंने अब डिसाइड करना है कि इसकी आपको ग्रेस मार्किंग करनी है, लीनियंट मार्किंग करनी है, या इसके मार्क्स जो हैं वो सही देने हैं, या इन अदर वर्ड्स अगर किसी बच्चे ने ये नहीं किया, छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उसके पास बाकी तो चॉइस थी ना, तो आप लोग बाकियों में से कर सकते थे। तो इस वजह से अब इसको आप अगेन यूं कह लें कि जी वेट आपको करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जी इसका आप एग्जामिनर क्या डिसाइड करते हैं, और मार्किंग जब होती है तो इसका क्या डिसाइड होता है। डेफिनेटली उस वक्त फिर कोई भी बात जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो एनीवेज इसमें थोड़ा सा आप लोगों को शायद एडवांटेज दिया जाए, लीनियंट मार्किंग कर दी जाए, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग छोटी क्लासेस से ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं, और इवन अगर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी इस पेपर को या इस चैप्टर को तैयार किया था, तो तब भी आपको पता होगा कि इसमें क्या लिखना था और क्या नहीं लिखना था, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में काजीज ही पूछी जाती हैं, उसका इफेक्ट ही पूछा जाता है, और वही आपसे पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप इसको एज लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर भी बता सकते थे। जल्दी से चलते हैं नहीं, हम लोग ग्रुप 2 का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान था। जल्दी जल्दी से मैं इसके आंसर अब आपको बता देता हूं, तो क्योंकि ये बहुत ईजी था, एक एक लफ्ज में आंसर था, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं थी ग्रुप 1 की तरह। तो इसलिए जिन बच्चों का सेकंड ग्रुप था वो तो काफी ज्यादा मौज में है, तो वो काफी लकी रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था जी मिथाइल कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेस, ये मैंने आपको अगेन वही बात प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं, इसका आंसर भी बता चुका हूं। थाइमीन इज द ओनली नाइट्रोजनस बेस विच कंटेन्स द मिथाइल। और अगर आप यूरासिल की बात करेंगे तो उसमें ना मिथाइल होता है ना अमाइनो ग्रुप होता है, बाकी सब के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। थाइमीन के अंदर अमाइनो ग्रुप नहीं होता, मिथाइल ग्रुप होता है। नंबर 2, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर्स लेस देन 1%, क्योंकि 2% यू नो के लिए पोलर आइस कैप्स हैं, 90% 97% मैरीन यानी ओशन वाटर है, और 1% जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर है। लेकिन ये लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो एनीवेज यही आंसर इसका जी चार्ली। नंबर 3, टेपवर्म इज प्राइमरीली पैरासाइट है मैन का, प्राइमरी अगर हम बात करेंगे तो मैन है, और अगर आप सेकेंडरी इसका कोई पैरासाइट लें या इसका कोई इंटरमीडिएट पैरासाइट लें तो उसमें पिग आ सकता है, कैटल आ सकता है, लेकिन क्योंकि प्राइमरी पूछा हुआ था तो डेल्टा इज द आंसर मैन।
Number 4, rickets is caused by the deficiency without wasting time. Alpha option is the answer, vitamin D. Number 5, negative physiological changes in our body, इसको एजिंग कहते हैं। देखें बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आंसर्स हैं। डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, एजिंग। नंबर 6, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स इनमें से कौन है जी? सोलर एनर्जी, बाकी कोल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जॉस्टिबल सोर्सेज में आते हैं। नंबर 7, आर्क्योबैक्टीरिया टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस, इससे आसान क्या हो सकता है? नंबर 8, होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। सो नंबर 9, बॉडी स्टार्ट्स बिफोर एज 25, ये स्पेशल टाइप है, टाइप 2 डायबिटीज में आती है और 25 साल से पहले ही हो जाती है। 10, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिवाइड ऑफ। अब ये थोड़ा सा इस तरह से बहस वाला क्वेश्चन है कि इसमें देखें जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो लाइसोसोम भी नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आएगा, पेरोक्सिसोम भी नहीं आएगा। लेकिन बात वही है कि हम लोग इसको बुक के अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम लोग एक आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंपेयर करते हैं तो राइबोसोम का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताया जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका पार्ट होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई रफ एरिया नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, राइबोसोम। 11, इफेक्टिव ड्रग फॉर पार्किंसन डिजीज, एल-डोपा, बहुत आसान था। नंबर 12, एपिकल डोमिनेंस कौन काज करता है? ऑक्सिन काज करता है, बहुत इजी था। 13, विच वन ऑफ द गिवन इज नॉनसेंस कोडॉन, तो या यग यगा ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो यूएए ये है जी नॉनसेंस कोडॉन, बाकी नॉनसेंस नहीं थे। नंबर 14, जो कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनमें से कौन है जी? इको R1 है। 15, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉकरोच, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का हम जिक्र करेंगे। 16, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स लैक जीन डेड कोड, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। क्लोराइड आइंस, और लास्ट क्वेश्चन, सो विच वन इज, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत थी लेकिन बहरहाल ऑप्शन में से हम पाइनएप्पल को पिक करेंगे क्योंकि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वर्ड होता है, पार्थिनोजेनिक नहीं होता। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो टर्म एनिमल्स के लिए यूज होती है, पार्थिनोकार्पी वर्ड फ्रूट्स के लिए यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती थी। लेकिन बहरहाल इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, पाइनएप्पल, क्योंकि उसमें सीड नहीं होते और वो पार्थिनोकार्पिक है। बाकी मैंगो, पीच और एप्पल तीनों सीड वाले फ्रूट्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। और आखिरी बात जी, अब हम जरा जल्दी से बस देख लेते हैं ग्रुप 2 का जो सब्जेक्टिव था उसमें पेयरिंग के अकॉर्डिंग ही पेपर आया था, तो मैं जस्ट आप लोगों को जल्दी से इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो अभी जब हम बात कर रहे थे पीछे मैंने इसको ओपन किया था, तो लेकिन ये देखें पहला क्वेश्चन था जी, इसमें हाइपोथैलेमस का पूछा गया, 15 चैप्टर में से ये आ गया, चार्ट बनाने के लिए आया था। और इसी तरह से फिर एक्सप्लेन द नेक्रोसिस एपोप्टोसिस, थोड़े से यूं कह लें कि जरा अनकॉमन से क्वेश्चन दिए गए लेकिन बहरहाल आसान थे, मुश्किल नहीं थे। और इस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मशहूर मारूफ क्वेश्चन, तो वो आ गया। और उसके बाद फिर जो 25 में से अनकॉमन टॉपिक आया ग्रेजिंग। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द नर्वस डिसऑर्डर, ये भी अनकॉमन है, ज्यादा तौर पर नहीं आया हुआ लेकिन बहरहाल 17 में इस दफा उन्होंने नर्वस डिसऑर्डर्स पूछ लिए। तीनों ही लिखने थे आप लोगों ने, पार्किंसन भी और इस तरह से एपिलेप्सी भी, अल्जाइमर भी। सो आइडियाज अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि लमार की थ्योरी पूछी गई है। ये देखें अब ये पेयरिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्वेश्चन है 17 और 24। सो 8 नंबर पर था राइट अ नोट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कॉमन क्वेश्चन था यानी अनकॉमन नहीं था। सो साइकिल पर भी आ सकता था, सिस्टम पर भी, अब इसमें सिस्टम पर नोट लिखना था, साइकिल पर नहीं। सो डिफाइंड एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मशहूर मारूफ क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग। और नंबर 8 था एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, फर्स्ट ग्रुप में भी आया है, सेकंड ग्रुप में भी आया है, तो इसका मतलब दोनों ग्रुप्स में 19 चैप्टर में से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया थी 23rd चैप्टर का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, बहुत मशहूर मारूफ क्वेश्चन। सो ग्रुप 1 को जरा जीन सीक्वेंसिंग आया है, मुश्किल वाला आया है, यानी मुश्किल इस वजह से क्योंकि वो अनकॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एंडोन्यूक्लियोसिस मोलेकुलर सीजर्स बहुत मशहूर मारूफ क्वेश्चन था, तो ये आ गया जी। ये था सारी पोस्ट पेपर डिस्कशन, आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, तो अब आप लोग मेरे साथ अटैच रहिएगा। आप लोगों ने प्रेस कर लेना है बेल आइकॉन ताकि आप लोगों को बर वक्त पता चल सके कि कब मैं अपने एमडी कैट ग्रुप शुरू कर रहा हूं, तो उसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ यूट्यूब पर ही डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो अब आपको दोबारा से मैं जरा शो कर देता हूं, जो आप नोट कर लें और वहां पर आप अपना डाटा सेंड करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। और वहां पर मैं आपको एमडी कैट के हवाले से काफी मटेरियल शेयर करूंगा। तो +923466139239, फेसबुक पर भी आप मुझे जाकर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से मेरा पेज है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।